हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। हम लोग डेली बहुत ही शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों का रिवीजन भी कर रहे हैं और साथ ही डेली क्लास में कुछ नया सीख भी रहे हैं। उम्मीद है कि आजकल आप लोगों को सभी विषय की क्लासेस बहुत अच्छी लग रही होंगी और आप लोगों को अब पहले से थोड़ा सा ज़्यादा कमांड और थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस सभी सब्जेक्ट पे आ रहा होगा। और खूब ज़्यादा एंजॉय कीजिए बच्चा लोग, खूब मेहनत से पढ़ाई कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा टाइम अपने स्टडी को दीजिए और खूब अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाइए। आप लोगों के परफॉर्मेंस का हमें इंतज़ार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। पर्यावरण पारिस्थितिकी आप लोग का समाप्त हो चुका है डिटेल क्लास। अब हम लोग प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेशन के दरमियान हम लोग डेली शानदार प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और आज आपका पहला प्रश्न है, मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? मृदा में उपस्थित कुल जल की मात्रा को क्या कहते हैं? पहला कह रहा है होलार्ड, दूसरा कह रहा है चीसर्ड, तीसरा कह रहा है इकार्ड और चौथा कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है मृदा में जितना वाटर उपस्थित होता है उस होल वाटर को क्या कहते हैं, उस टोटल मात्रा को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे उस होल मात्रा को कहते हैं होलार्ड। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। मैंने आपको बताया था कि मृदा में लगभग 3 तरह के जल पाए जाते हैं। पहला मैंने आपको बताया था गुरुत्वीय बल, मैंने पहला बताया था कि गुरुत्वीय बल होता है और जो आपका गुरुत्वीय बल होता है ये पौधे नहीं प्राप्त कर पाते। ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से धरातल में छन छन करके बहुत नीचे चला जाता है। मान लीजिए आपका सतह है तो ये छन छन करके इतना नीचे चला जाता है कि जो आपके प्लांट्स होते हैं इनकी जड़ें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं। यानी कि ये वाटर आपका काफ़ी नीचे होता है जिसको हम ड्रिलिंग करके निकालते हैं और यूज़ करते हैं। मानो उसको यूज़ करता है, उसको कहते हैं गुरुत्वीय बल। दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो था केशिका। दूसरा आपका केशिका जल था, केशिका जल। और जो आपका केशिका जल था ये प्लांट्स यूज़ कर पाते हैं। ये जल जो होते हैं ये रंध्रों में, मिट्टी के रंध्रों में ही रुक जाते हैं और इन रंध्रों से जो आपके प्लांट्स की जड़ें होती हैं इन वाटर को प्राप्त करके और अपने लिए जाइलम के द्वारा पत्ती को पहुंचा देते हैं। पत्तियां उस भोजन बनाने में यूज़ कर लेती हैं। तो आपका दूसरा जो है केशिका जल है, मैंने आपको बताया था। तीसरा जो था वो आपका एक और जल था जो नमी के रूप में आपके जो मिट्टी होती है उसी में ही बनी रहती है और वो जो है नमी इस तरह से मिट्टी पकड़े रहती है कि उसको ना तो प्लांट ले पाते हैं और ना मानव ले पाता है। तो 3 प्रकार के जल मिट्टी में पाए जाते हैं और इन टोटल तीनों प्रकार को होलार्ड कहते हैं। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए, किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने का उपकरण क्या होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि किसी स्थान की आपेक्षिक आर्द्रता ज्ञात करने के उपकरण को हम क्या कहते हैं? पहला कह रहा है हाइड्रोमीटर, दूसरा कह रहा है बैरोमीटर, तीसरा कह रहा है ओमीटर और आपका चौथा ऑप्शन है एक्जेनोमीटर। आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है कि किसी स्थान की आर्द्रता को अगर आप ज्ञात करना चाहते हैं तो कौन से उपकरण का यूज़ आपको करना होगा। आपको ये बताना है, हाइग्रोमीटर का यूज़ करेंगे या बैरोमीटर का उपयोग करेंगे या ओमीटर का उपयोग करेंगे या एक्जेनोमीटर का उपयोग करेंगे। फटाफट उत्तर दीजिएगा। किसी स्थान की जो आपकी आर्द्रता है आप उसे कैसे मापते हैं? तो बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सभी को पता है कि हाइग्रोमीटर का उपयोग करते हैं, हाइड्रोमीटर का उपयोग करते हैं। हाइड्रोमीटर आपका इम्पॉर्टेंट है। बैरोमीटर आप सभी को पता है कि जब तूफान आने वाला होता है तब ये बैरोमीटर जो है ये वायु दाब को मापता है और बता देता है कि हाँ तूफान आने वाला है या नहीं। उसकी संकेत हमें बैरोमीटर से पता चल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। हाइड्रोमीटर से हम वह जो है जो इन्वायरमेंट में या किसी भी स्थान की जो आर्द्रता है उसको मापते हैं हाइड्रोमीटर। अगला देखिए, बालकोदभिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे होते हैं? बालकोदभिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे होते हैं? पहला कह रहा है चट्टानों पर, दूसरा कह रहा है बजरी तथा रेत पर, तीसरा कह रहा है बेकार सख्त भूमि पर और चौथा कह रहा है जल पारिस्थितिकी में। बहुत ही आसान प्रश्न है और बिल्कुल कॉमन सेंस का है। आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं कि बालकोदभिद किस स्थान पर उगने वाले पौधे होते हैं। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है ये बिल्कुल सही है। बजरी, जो बालू के बड़े बड़े कण होते हैं उसको बजरी कहते हैं, इसी को रेत भी कहते हैं। तो बालकोदभिद यानी कि वो बालू का ही होगा, यानी कि वो बालू पे उद्भिज होगा, बालू पर उद्भव होगा उसका। तो क्या हो सकता है? बजरी और रेत। ऑप्शन नंबर आपका जो 2 है ये बिल्कुल सही है। चट्टानों पे जो उगते हैं उनको सैलिकोदभिद कहते हैं, यानी कि सैलो पे जो डेवलप करें वो सैलिकोदभिद होते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही शानदार है और आपको बताना है
संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सत्य नहीं है? पहला कह रहा ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गमन संतुलन होता है। दूसरा कह रहा है जैव भू रासायनिक चक्र में भाग लेने वाले संचरणशील पदार्थों की तुलना में संचालित पदार्थ अधिक होते हैं। तीसरा कह रहा है जैव भू रासायनिक तत्वों की कार्यशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है। चौथा कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ जाती है। फटाफट उत्तर दीजिएगा। संतुलित पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में कौन सा सत्य नहीं है? आपके लिए काफ़ी शानदार प्रश्न है और आप लोगों को जवाब देना है। फटाफट जवाब दीजिएगा। एकदम आसान प्रश्न है और मेरे सभी बच्चों को इसका उत्तर पता है, ये मैं जानती हूँ। तो क्या है जो सत्य नहीं है? तो आप सभी को पता है कि चौथा सही नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता के द्वारा तंत्र में होने वाली अस्थिरता बढ़ती नहीं है बल्कि घट जाती है। अस्थिरता घट जाती है और स्थिरता आ जाती है, इसलिए आपका ये गलत हो गया। पहला बिल्कुल सही है। ऊर्जा तथा पदार्थों के निवेश एवं निर्गमन ये संतुलित करते हैं, संतुलित होते हैं, ये पर्यावरण को या पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करते हैं। दूसरा जैव भू रासायनिक चक्र भाग लेने वाले संरचनशील पदार्थों की तुलना में संचालित पदार्थ अधिक होते हैं, बिल्कुल सही है। संचरण से संचालित ज़्यादा सही है। आपका तीसरा भी सही है। जैव भू रासायनिक तत्वों के कार्यशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बाह्य दशाओं में होने वाले परिवर्तनों का प्रतिरोध करती है, ये भी सही है। आपका चौथा नहीं सही है, वो सरासर गलत बात कर रहा है। अस्थिरता नहीं आती बल्कि स्थिरता आती है विविधता से, इसलिए आपका ये सत्य नहीं है। बाकी बातें आपकी बिल्कुल सही हैं। अगला देखिए, बेकार सख्त भूमि पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? कोई भूमि अगर वो बेकार है और बहुत सख्त है तो उस पर जो प्लांट उगेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके सामने है 4 ऑप्शन और आपको बताना है उत्तर। शानदार प्रश्न है, देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। पहला कह रहा है शैलोदभिद, दूसरा कह रहा है बालकोदभिद, तीसरा कह रहा है कार्सोफाइट और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आप लोगों को बताना है कि बेकार और सख्त भूमि पर जो प्लांट्स डेवलप करते हैं वो क्या कहलाते हैं, और आप लोगों को इसको सॉल्व करने में बिल्कुल समस्या नहीं होनी चाहिए। आपको पता है कि क्या हो सकता है। पहली बात तो क्या नहीं होगा, तो पहला तो नहीं होगा, क्योंकि जो सैलो पे डेवलप करेंगे, पत्थरों पर डेवलप करेंगे, वो शैलकोदभिद कहलाएंगे। यहाँ सैल तो कहा नहीं है। बालकोदभिद आज ही आपने देखा, जो बजरी में रेत में ऐसी जगह पे डेवलप करते हैं उनको बालकोदभिद कहते हैं। तो आपका ये उतना सख्त नहीं है। तीसरा आपका बिल्कुल सही है। करसोफाइट या कार्सोफाइट जो होते हैं ये बेकार और सख्त धरातल पर उगने वाले प्लांट्स होते हैं, करसोफाइट या कार्सोफाइट। अगला क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को मैं ये सॉल्व करा चुकी हूँ, कॉमन सेंस का है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं, हो सकता है आप लोग कंफ्यूज भी हो जाएं। किस प्रकार की पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है? कौन सा पिरामिड है इसमें जो आपको बताएगा पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता का बोध? पहला कह रहा है संख्या पिरामिड, दूसरा कह रहा है बायोमास पिरामिड, तीसरा कह रहा है ऊर्जा पिरामिड और चौथा कह रहा है दूसरा और तीसरा दोनों। इसमें तो आप लोग पक्का कंफ्यूज होंगे। अगर आपने अच्छे से दिमाग नहीं लगाया तो पक्का कंफ्यूज होंगे कि किस प्रकार की पिरामिड द्वारा विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता का बोध होता है। और आप सभी को मैंने आपको बताया था कि पारिस्थितिकी उत्पादकता को कौन निर्धारित करता है, किसकी वजह से पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता बनी रहती है या वहाँ का पारिस्थितिकी तंत्र बहुत ज़्यादा उत्पादन करता है। तो उसके लिए मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक बताया था टेम्परेचर और दूसरा बताया था वर्षा, जो सबसे मेन जो है घटक होते हैं। तो क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, ऊर्जा का पिरामिड। इसी से पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता निश्चित होती है, सुनिश्चित होती है या आधारित होती है। संख्या और बायोमास पिरामिड इसी पर निर्भर हैं। अगर ऊर्जा का जो पिरामिड है ये अच्छा है, ये बढ़िया काम कर रहा है, तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या भी ज़्यादा होगा और बायोमास भी ज़्यादा होगा। अगर ऊर्जा नहीं है तो ये दोनों चीज़ें डेवलप नहीं करेंगी। इन दोनों के डेवलपमेंट के लिए ऊर्जा आधारभूत आवश्यकता है। तो इसलिए आपका तीसरा जो है ये बिल्कुल सही बात है। अगला देखिए,
निम्नलिखित में से पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा एक जीवीय संघटक नहीं है? इनमें से कौन सा है जो पारिस्थितिकी तंत्र का जीवीय संघटक नहीं है? पहला कह रहा है वायु, दूसरा कह रहा है वनस्पति, तीसरा कह रहा है जीवाणु और चौथा कह रहा है जानवर। इसमें से कौन है जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र का ऐसा घटक है जिसमें जान नहीं होता है? और ये बात तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जान होती है, कौन सी चीज़ें हैं जिनमें जान नहीं होती है। जिनमें जान होती है उन्हें हम जैविक घटक कहते हैं, जिनमें जान नहीं होती उनको हम अजैविक घटक कहते हैं। और ये दोनों मिलकर के पारिस्थितिकी तंत्र को बनाते हैं, निर्माण करते हैं। और बिना इन दोनों के पारिस्थितिकी तंत्र नहीं डेवलप कर सकता। तो आप सभी को पता है कि वायु में जान नहीं होता है, ये अजैविक घटक है। यानी कि आपका प्रकाश हो गया, टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गया, हवा हो गया, मिट्टी हो गया, ये सारे आपके अजैविक घटक हैं। बाकी वनस्पतियों में जान होता है, जीवाणु में, जानवर में, ये सब आपके जैविक घटक हैं। तो आपका पहला सही है। मेरे सभी बच्चों को ये बात पता है। ये क्वेश्चन नया है आप सभी के लिए, मुझे पता है, क्योंकि ये बहुत ही छोटे या वनडे एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, ये भी जानना ज़रूरी है। 1985 में हर वर्ष भारत सरकार कौन से महीने के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है? आपको बताना है 1985 से हर वर्ष हमारी जो सरकार है ये कौन से महीने के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस बनाता है? विश्व हैबिटेट यानी कि वर्ल्ड पर्यावास दिवस मनाता है। आपको ये बताना है। पहला कह रहा है फरवरी, दूसरा कह रहा है अगस्त, तीसरा कह रहा है जुलाई और चौथा कह रहा है अक्टूबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आज के बाद से इसको याद कर लीजिएगा कि विश्व हैबिटेट दिवस हम किस डे को मनाते हैं या भारत सरकार कब से मनाना शुरू की है। तो सरकार ने कब से मनाना शुरू किया है या कब से मनाना शुरू किया है तो पता है 1985 से, लेकिन हम किस डेट को या किस महीने में मनाते हैं? तो हम मनाते हैं अक्टूबर के पहले सोमवार को। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही है। 1985 से हर वर्ष भारत सरकार अक्टूबर के पहले सोमवार को विश्व हैबिटेट दिवस मनाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखेंगे बच्चा लोग। अगला देखिए, ये क्वेश्चन भी मेरे बच्चों को पता है, बिल्कुल कॉमन सेंस का है, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आयोग के द्वारा बहुत ज़्यादा पूछा गया, हर तरह के एग्जाम में पूछा गया है और इसको स्वरूप बदल बदल के पूछा गया है। तो देखते हैं स्वरूप को आप समझ पाते हैं या नहीं। पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम का एक टिकाऊ जैव समूह कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में एक टिकाऊ जैव समूह क्या कहलाता है? इकोटोन कहलाता है या सक्सेशन कहलाता है या क्लाइमैक्स कहलाता है या सिरल कहलाता है? आपको बताना है क्या है जो आपका सही हो जाएगा। आपको ये सारे वर्ड में मतलब जितने भी शब्द आपके सामने हैं, इकोटोन भी पढ़ाई हूँ, सक्सेशन भी पढ़ाई हूँ। सक्सेशन अनुक्रमण याद होगा आपको, प्राथमिक द्वितीयक अनुक्रमण। क्लाइमैक्स ये भी, और आपका सीरल यानी कि यहाँ पे हालांकि इसमें कुछ स्प्रिंट है, मैंने इसको पढ़ाया है, वर्ड एग्जैक्ट मुझे अब याद नहीं आ रहा है। देखते हैं आप लोग क्या उत्तर देने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप सभी को ये पता होना चाहिए। और निश्चित ही मैंने आपको समझाया भी था कि सबसे टिकाऊ, सबसे ज़्यादा तनावग्रस्त, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ होगा? जब दो पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कहीं पे मिलते। मान लीजिए घास स्थल वाला इलाका है और ये आपके जंगल वाला इलाका है, ये दोनों जहाँ पे मिलेंगे वहाँ पे ऐसा क्षेत्र बनेगा जिसको इकोटोन कहते हैं। यानी कि ये समाप्त हो सकता है, ये समाप्त हो सकता है, लेकिन यहाँ पे दोनों की क्वालिटी पाई जाएगी तो ये ज़्यादा दिनों तक डेवलप करेगा, ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा टिकाऊ होगा, ज़्यादा जैव विविधता होगी, ज़्यादा प्रजातियाँ होंगी, ज़्यादा तरह के प्लांट होंगे, सब कुछ यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे ज़्यादा होगा, ज़्यादा संभावना होगा, वो सबसे ज़्यादा टिकाऊ भी होगा। यानी कि इलाका क्या हो गया? इकोटोन या संक्रमिका। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? पहला कह रहा बर्लिन में, दूसरा कह रहा ओसाका में, तीसरा कह रहा ओस्लो में और चौथा कह रहा मैनचेस्टर में। फटाफट जवाब दीजिएगा। शानदार प्रश्न है, पढ़ाई हूँ क्लास में आप लोगों को कि अम्ल वर्षा कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, कौन से कंट्रीज़ हैं जो अम्ल वर्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और जहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान होगा वहीं पे ये अम्ल वर्षा सूचक केंद्र भी होगा। तो आप लोगों को अब याद आ गया होगा, क्लास में मैंने आप लोग को बताया था
कि आपका जो नॉर्वे है, जिसकी राजधानी क्या है, ओस्लो, इसी में सबसे ज़्यादा, नॉर्वे में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, अम्ल वर्षा। और ये मैंने आपको बताया था, ब्रिटेन सबसे ज़्यादा जो है ऐसी गैसों का उत्सर्जन करता है, जैसे सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन करता है, लेकिन उसके ऊपर से पछुआ हवाएं जाती हैं और उस गैस को ले जाके नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में पहुंचा देती हैं, जो कि नॉर्वे पहले पड़ता है, उसके बाद स्वीडन और फिनलैंड। तो इस तरह से क्रम में यहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, सबसे ज़्यादा नॉर्वे में होती है। मैंने आप लोग को बताया था नॉर्वे की भवनें, वहाँ के पाइपलाइन, वहाँ के सारी चीज़ों को ये नष्ट कर देता है। वहाँ की झीलों में अब जान नहीं है। फिनलैंड को झीलों का देश कहते हैं, जबकि नॉर्वे फिनलैंड के झीलों में बहुत ज़्यादा जैव विविधता नष्ट हो गया है इसी अम्ल वर्षा की वजह से। खास करके नॉर्वे की लगभग सभी झीलें मृत प्राय हो चुकी हैं, डेड हो चुकी हैं, अब उसमें जीवन नहीं पाया जाता है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अम्ल वर्षा जिम्मेदार है, जो सबसे ज़्यादा नॉर्वे में होता है। गलती ब्रिटेन करता है, सज़ा नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को मिलता है। ये नेचर का न्याय है। तो याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 मतलब 3 ओस्लो, ये एकदम से सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये भी आपके लिए शानदार प्रश्न है। निकेत में आपको पढ़ाई हूँ और आपको बताना है निकेत शब्द की संकल्पना किसने की है, ये भी मैं आपको बताई हूँ। पारिस्थितिकी निकेत की संकल्पना को प्रतिपादित किया था। कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने पारिस्थितिकी में निकेत संकल्पना दिया है? निकेत आप सभी को मैंने बताया था और आवास भी बताया था। तो ग्रीनलैक्स हैं या पार्क हैं या ओटम है या डार्विन है? फटाफट जवाब देंगे बच्चा लोग। बहुत ही शानदार प्रश्न है और यहाँ पे जितने लोगों का नाम लिखा है लगभग सभी के बारे में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। अगर आपने ध्यान दिया है तो बहुत आसानी से बता सकते हैं। तो क्या सच हो जाएगा? ग्रेनले, या कहीं कहीं ग्रेन लस्सी भी दिया रहेगा आपका, ग्रेन लस भी दिया रहेगा, ग्रेन लस्सी भी दिया रहेगा। तो और इससे भी आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। इन्होंने ही सबसे पहले निकेत शब्द की संकल्पना दी थी। मैंने आपसे बताया था एक होता है आवास, एक होता है आवास और दूसरा होता है निकेत। आवास मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, निकेत मतलब जहाँ पे हम अपने सारे काम को कंप्लीट करते हैं, यानी कि जहाँ जहाँ हम अपने सारे काम को करते हैं उसे हम निकेत कहते हैं। इसी को कहते हैं कार्यात्मक इकाई। जैसे मान लीजिए आवास में हम रहते हैं, लेकिन निकेत यानी कि हम रहते भी हैं एक जगह, हम कहीं हम रहते होंगे, कहीं हम पढ़ते होंगे, कहीं कोचिंग जाते होंगे, कहीं कॉलेज जाते होंगे, कहीं घूमने जाते होंगे, कहीं पार्क जाते होंगे, मतलब ऐसे बहुत सारे जगहों पे हम अपने जीवन के सारे क्रियाकलाप को संपन्न करते हैं। तो हम जो अपने पूरे कार्यात्मक जो इकाई जहाँ जहाँ पूरा करके आते हैं, वो पूरा इलाका आपका निकेत कहलाता है। जैसे शेर कहीं सोता है, पानी कहीं पीता है, शिकार कहीं करता है, तो सारा मिला के निकेत हो गया। लेकिन वो जहाँ रहता है वो आवास है। तो आवास से बड़ा क्षेत्र निकेत का होता है और इस निकेत शब्द का जो प्रतिपादन है ये ग्रेनले या ग्रेनलसी ने किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका पारिस्थितिकी संतुलन में संबंध नहीं है? इसमें से कौन है जिनका संबंध पारिस्थितिकी संतुलन से नहीं है? पहला कह रहा है जल का प्रबंधन, क्या ये पारिस्थितिकी संतुलन करता है? दूसरा वन रोपण, क्या वन को लगाने से पारिस्थितिकी संतुलन होता है? तीसरा कह रहा है औद्योगिक प्रबंधन, क्या औद्योगों के प्रबंधन से पारिस्थितिकी संतुलन होता है? चौथा कह रहा है वन्य जीव सुरक्षा, क्या वन्य जीवों की सुरक्षा से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित होता है? बताएंगे बच्चा लोग। एकदम शानदार और एकदम कॉमन सेंस का आप सभी को पता है। अगर आपने पढ़ा है इन्वायरमेंट तो भी बता लेंगे, अगर नहीं पढ़ा है तो भी बता लेंगे, बिकॉज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग। आप सभी को पता है कि औद्योगिक प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण नहीं होता, बल्कि ये पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है। लेकिन अगर आप जल का प्रबंधन करते हैं, वन लगाते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा करते हैं, तो आप पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखते हैं। तो आप सभी को पता है आपका तीसरा सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन भी देखिए, बहुत ही शानदार, आसान और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट आपका कह रहा है निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि के लिए लवण कच्छ आर्द्र स्थल होता है? कौन सा इसमें से आपका होगा जो कि आपके लवण क्षेत्र में यानी कि नमकीन वाले कच्छ में डेवलप करेगा? पहला कह रहा है लवण मृदोभिद, दूसरा कह रहा है मरूद भिद, तीसरा कह रहा है समोद भिद और चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी। सभी को पता है कि जहाँ पे नमक होगा, जहाँ पे लवण होगा, वहाँ पे कौन डेवलप कर सकते हैं? लवण में डेवलप करने वाले, यानी कि लवण मृदोपभृद जो होंगे ये आपके डेवलप करेंगे।
मरुद्भिद तो मरुस्थल के लिए होते हैं, आपके समुद्भिद ये तो होगा ही नहीं। उपरोक्त सभी का तो कोई चांस नहीं है, केवल और केवल आपका पहला सही है, लवण में उद्भव करने वाले ही डेवलप कर पाएंगे। ये तो बहुत आसान है, आपका पढ़ा हुआ है। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं। भारत में मैंग्रोव वनस्पति विस्तृत सबसे अधिक विस्तृत रूप में पाई जाती है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति अधिक विस्तृत रूप से कौन से राज्य में मिलेगा? पढ़ाई हो वन रिपोर्ट में आप लोगों को मालाबार तट में मिलेगा, सुंदरबन में मिलेगा, कच्छ के रण में मिलेगा या तटीय उड़ीसा में मिलेगा। तो सभी को पता है कि सबसे ज़्यादा आपके मैंग्रोव वन कहाँ देखने को मिलते हैं। मैंग्रोव वन को अनूप वन भी कहा जाता था, ये याद रखिएगा, अनूप वन भी कहा जाता है। इनको बेलांचली वन भी कहते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था, बेलांचली वन भी कहते हैं इनको, डेल्टाई वन भी कहते हैं, डेल्टाई वन भी कहते हैं इनको, और इनको खारे पानी का वन भी कहते हैं, इनको मैंग्रोव भी कहते हैं। ये सारे नाम इनके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट हैं ये। सबसे ज़्यादा ये पाए जाते हैं सुंदरबन में, इन्हीं को सुंदरी कहा जाता है, इन्हीं की प्रजातियों को सुंदरी कहा जाता है। हालांकि बहुत सुंदर नाम है इनका, लेकिन ये प्लांट्स सुंदर नहीं होते हैं। इनके जो जड़ें होती हैं वो ऊपर निकली होती हैं, इसमें चलना बहुत दूभर होता है, मुश्किल होता है, लेकिन ये बहुत उपयोगी प्लांट हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो आप याद रखेंगे, दूसरा बिल्कुल सही है। और आपके सेकंड नंबर का सबसे ज़्यादा कच्छ के रण में होता है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी के डेल्टा में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं। एपीफाइट्स कैसे पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं? पहला कह रहा है ये छाया के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। दूसरा कह रहा है यांत्रिक अवलंबन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं। तीसरा कह रहा भोजन के लिए निर्भर होते हैं। और चौथा कह रहा जल के लिए निर्भर होते हैं। फटाफट जवाब दीजिएगा। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, किसके लिए? बहुत आसानी से आप लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। क्या है जो आपका सही हो जाएगा? तो याद रखेंगे क्या सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है, यांत्रिक अवलंबन के लिए ये पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं, किस लिए? यांत्रिक अवलंबन के लिए। यांत्रिक अवलंबन आप लोग समझ रहे होंगे, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा सा प्लांट है और उस पर चढ़ने के लिए जो लताएं उस पर चढ़ जाती हैं सपोर्ट के लिए, वो कहलाते हैं यांत्रिक अवलंबन। देखिए अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने हेतु आवश्यक है। कौन सा काम आप करेंगे तो आपका पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहेगा? पहला कह रहा है जीवों की नई प्रजातियों का विकास। दूसरा कह रहा है कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश। तीसरा कह रहा है जैव विविधता संरक्षण। चौथा कह रहा है उपरोक्त सभी। कौन सी चीज़ें हैं जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए आवश्यक है? इसमें आप लोग पक्का कंफ्यूज होंगे, मुझे पता है कि आप लोग इसमें कंफ्यूज होंगे। कौन सा है जो कि आपके पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखेगा? शानदार प्रश्न है, दीजिएगा जवाब आप सभी लोग। क्या जीवों की नई प्रजातियों के विकास से पारिस्थितिकी तंत्र डेवलप होता है? क्या कीटनाशकों के प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों के विनाश से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित होता है? क्या जैव विविधता के संरक्षण से पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित होता है? क्या उपरोक्त सभी बातें सही हैं? तो क्या हो जाएगा बच्चा लोग? अगर आप देखेंगे तो सबसे सटीक उत्तर क्या है आपका? जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण मतलब अब उसके संरक्षण के लिए जो जो आवश्यक उपाय हैं वो सारे कीजिए, तो बाकी चीज़ें उसमें आपकी समाहित हो जाएंगी। हालांकि छोटे एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे ढेर सारे पॉइंट दे के उपरोक्त सभी सही कर देता है तो हो जाता है, लेकिन बड़े एग्जाम में गूढ़ता से जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे की पॉइंट को बताना होता है, जो मेन रीज़न होता है पहले हम उसे पकड़ते हैं फिर बाकी चीज़ों को। तो मेन आपका क्या है? जैव विविधता का संरक्षण। अगर आप ये कर रहे हैं इसका मतलब इसमें सारी चीज़ें आ गई, आपकी प्रजातियों की सुरक्षा भी आ गया और डेवलपमेंट भी आ गया, सब कुछ आ गया। हालांकि जैव विविधता में हम जो स्थानिक प्रजातियां होती हैं उनके संरक्षण को ज़्यादा ध्यान देते हैं, उनको ज़्यादा बढ़ावा देने का कोशिश करते हैं, उनकी विलुप्तीकरण ना हो इस पर हमारा ज़्यादा फोकस होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, जैव विविधता का संरक्षण। अगला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है? इसका उत्तर तो आप सभी को पता है, इसमें तो आप लोगों को कोई समस्या नहीं है। मरुस्थल, घास के मैदान, पर्वत या सामुद्रिक? एकदम से आसान है, सभी को पता है सामुद्रिक। पृथ्वी का जो 3 हिस्सा है ये सब क्या है? वाटर ही वाटर है।
उसके बाद जो स्थल है इसमें भी तो झील हैं, नदियाँ हैं, तालाब हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सभी तो पानी ही पानी है। तो सबसे ज़्यादा वैसे तो आप देखेंगे तो 3 हिस्सा आपका क्या हो गया, समुद्र ही हो गया, तो सामुद्रिक। अगला देखिए आपके सामने नया प्रश्न है, देखते हैं आप लोग इसका क्या जवाब देंगे। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया था। कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने कहा कि भूगोल एक मानव पारिस्थितिकी है? पहला कह रहा है पैट्रिक ग्रीस ने, दूसरा कह रहा है हेरोल्ड मैकिंदर ने, तीसरा कह रहा है हारलोन बैरोज ने और चौथा कह रहा है हर्बर्टसन ने। अब आपको बताना है कौन सा है जो सही हो जाएगा आपके हिसाब से। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में किसने परिभाषित किया था? तो याद रखेंगे कौन हो जाएंगे, हारलोन बैरोज ने। हारलोन बैरोज, ऑप्शन नंबर आपका 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, हारलोन बैरोज। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता? निम्नलिखित में से किसे पर्यावरण के मूल संघटकों में नहीं सम्मिलित किया जाता? पहला कह रहा है अजैविक, दूसरा कह रहा है जैविक, तीसरा कह रहा है ऊर्जा और चौथा कह रहा है स्थानिक। कौन है जो आपके पर्यावरण के मूल संघटकों में शामिल नहीं है? बाकी उसके संघटक हैं लेकिन कोई एक है जो मूल संघटक नहीं है, आपको वही बताना है। और आप सभी को पता है कि आपका जो स्थानिक है ये पर्यावरण का मूल जैविक संघटक नहीं है। जैविक, अजैविक, ऊर्जा ये सारी चीज़ें हैं लेकिन स्थानिक ऐसी कोई बातें नहीं होती हैं। जैविक घटक होते हैं, अजैविक घटक होते हैं और ऊर्जा, ये तीनों मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, उसको संतुलित बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है किस नगर के प्रदूषण करने वाले उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रतियोगिता में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार परिवर्तित करना पड़ा है? आपको बताना है कौन से नगर के जो उद्योग हैं उनको प्राकृतिक गैस आधारित बनाना पड़ा है, बिकॉज उस नगर में प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो रहा था। और ये किसने करवाया? सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर ये काम किया गया कि वहाँ के उद्योग धंधों को प्राकृतिक गैस पर आधारित कर दिया गया है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम किया जा रहा है ताकि वहाँ पे पॉल्यूशन ना हो। कौन सा नगर होगा? आगरा, अयोध्या, मथुरा और हैदराबाद। तो ये एकदम कॉमन सेंस का है, सभी को पता होगा कि जो आपका आगरा है यही है दुनिया का 7वां अजूबा, और जिसको हो रही है क्षति, हानि पहुंच रही है। बहुत सारे जहरीली गैसेस जो निकलती हैं फैक्ट्रियों से, इससे इसको क्षरण हो रहा है, पीला पड़ रहा है, इसकी जो संगमरमर है इसका क्षरण हो रहा, अम्ल वर्षा होने लगी थी जिससे नुकसान हो रहा था। इसलिए यहाँ पे जितने जीवाश्म परिवहन है इसके आसपास के इलाके में बंद कर दिए गए हैं और उद्योग धंधों को भी प्राकृतिक गैस आधारित कर दिया गया है। तो आपका कौन सा हो जाएगा? आगरा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका बिल्कुल सही है। पारिस्थितिकी तंत्र में होता है, रिपीटेड प्रश्न है, सभी को पता है, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है ऊर्जा व खनिज दोनों का लाभ, ऊर्जा की हानि परंतु खनिज का लाभ, ऊर्जा का लाभ परंतु खनिज का हानि, या ऊर्जा व खनिज दोनों की हानि। तो आप लोगों को पता है कि पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा और खनिज दोनों का हानि होता है। इसका बार बार पुनर्चक्रण, उपयोग और ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और इन दोनों का बढ़ते पोषण स्तर के साथ हानि होता है। याद रखेंगे, हानि होता है। कुछ पौधों की जड़ें विष के समान पदार्थों का स्त्रावरण करके अन्य जाति के पौधों की वृद्धि को संदर्भित करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ये भी शानदार प्रश्न है। कह रहा है कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनकी जड़ें जो होती हैं वो विषाक्त पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं और ये दूसरे प्लांट्स को वृद्धि करने में मदद करते हैं। ये कैसे पौधे हैं? एलेलोपैथी या एलोपैथी या निष्क्रिय अवरोध या इनमें से कोई नहीं। शानदार प्रश्न है, आप सभी को बताना है। कुछ हमारे यहाँ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो औषधि के रूप में होते हैं, जो हानिकारक पदार्थों को भी अवशोषित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे प्लांट्स को कहते हैं एलेलोपैथी। एलेलोपैथी याद रखिएगा, एलेलोपैथी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। दो या अधिक जीवों के अंतर संबंध में एक जीव को लाभ होता है किंतु हानि किसी को भी नहीं होता, तो इस संबंध को क्या कहते हैं? मैंने सारे संबंध आप लोगों को पढ़ाए हैं, सारे संबंधों को मैंने बाय डायग्राम आप लोगों को बताया था कि कौन से संबंध को क्या कहते हैं और उसका उदाहरण भी बताया था। तो बताएंगे, दो लोग आपस में एक साथ हैं, एक को फायदा हो रहा है लेकिन हानि किसी को नहीं हो रहा है। ये संबंध कैसा संबंध है? सहभागिता का है।
सहजीविता का है। अच्छा, यहाँ पे होगा सहभागिता नहीं होता, सहभोजिता होता है, सहभोजिता। सहभागिता कोई संबंध नहीं है, सहभोजिता होता है, सहजीवन है, सह उपकारिता है या इसमें से कोई नहीं। बताएँगे 2 लोग एक साथ हैं, एक को फ़ायदा है लेकिन नुकसान किसी को नहीं है। ये आपका कैसा संबंध है? तो याद रखेंगे सहभोजिता का है। सहजीविता और सह उपकारिता में तो दोनों को फ़ायदा होता है, किसी को नुकसान नहीं होता। यहाँ पे एक को फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को कोई नुकसान नहीं है, यह सहभोजिता है। जैसे मैंने आपसे बताया था, शार्क मछली के शरीर पे एक चूसक मछली चिपकी रहती है, जो शार्क के साथ अपने भोजन को ग्रहण करती रहती है। इससे उस चूसक मछली को फ़ायदा होता है कि वो शार्क के शरीर पे रह के अपने लिए भोजन प्राप्त कर लेती है, लेकिन इससे शार्क को कोई नुकसान नहीं होता है। तो आपका सहभोजिता का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। वायु क्या है? ये तो मेरे सभी बच्चों को पता है कि वायु क्या है। वायु एक मिश्रण है। यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 तत्वों को समान अनुपात में मिला करके एक अलग तत्व बनाया जाता है। जैसे मान लीजिए तांबा, तांबा और टीन को अगर आप मिला देंगे, तांबा प्लस अगर आप टीन को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? कांसा बन जाता है। और अगर आप मिला देते हैं तांबा और पीतल, तांबा प्लस पीतल को मिला दें तो बन जाता है आपका, सॉरी, तांबा और जस्ता को मिला दें, जस्ता, तो आपका पीतल बन जाता है। तो ये दोनों का अनुपात निश्चित है, अगर आप इसमें फेरबदल करेंगे तो वो सही पदार्थ बन के तैयार नहीं होगा। तो जब अनुपात निश्चित हो, साइंटिफिक हो और उससे जो पदार्थ बने वो कहलाता है यौगिक। लेकिन जब अनुपात निश्चित ना हो कहलाता मिश्रण। जैसे जब आप शरबत बनाते हैं और चीनी, तो अनुपात निश्चित नहीं होता, आपको ज़्यादा मीठी पीनी होती है तो थोड़ा ज़्यादा मिलाते हैं, कम मीठी पीनी होती है तो कम मिलाते हैं। तो वो हो गया मिश्रण, जिसमें अनुपात कोई निश्चित नहीं है, आप जैसा चाहें कम ज़्यादा करके बना सकते हैं, वो बन जाएगा। लेकिन अगर आप तांबे और टीन का अनुपात सही नहीं मिलाएंगे तो कांसा बन के तैयार नहीं होगा या सही कांसा नहीं बनेगा। तो इसलिए जिसका अनुपात निश्चित हो, साइंटिफिक हो, वो यौगिक, और जिसमें अनुपात निश्चित ना हो वो हो गया मिश्रण। जैसे वायु में गैसों की मात्रा घटती बढ़ती रहती है तो क्या हो गया? मिश्रण हो गया, वो यौगिक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चा लोग, आप सभी के लिए आज का लास्ट क्वेश्चन और शानदार प्रश्न बताएंगे आप सभी लोग कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। घटपर्णी का इनमें से कौन सा पार्ट है जो घट में रूपांतरित हो जाता है? घट मीन्स घड़े में रूपांतरित हो जाता है। पहला कह रहा स्तंभ, दूसरा कह रहा पत्ता, तीसरा कह रहा अनुपर्ण और चौथा कह रहा पर्णवृत्त। देखते हैं आप लोग क्या जवाब देंगे। मैंने आप लोग को बताया था कि घटपर्णी प्लांट्स जो होते हैं इनको पीचर प्लांट भी कहते हैं, इनको कीटभक्षी प्लांट भी कहते हैं। ये लोग जहाँ ऐसी मिट्टी में होते हैं जो दलदली मिट्टी होती है, जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है, जहाँ वर्षा बहुत ज़्यादा होता है, पोषक तत्व तो ज़मीन में नीचे छन छन के चले जाते हैं। ऐसे प्लांट में ये नाइट्रोजन की कमी की वजह से नहीं डेवलप कर पाते, तो ये कीटों को खाते हैं। और कीटों को खाने के लिए अच्छी तरह, मतलब बहुत खूबसूरत या आकर्षक सुगंध निकालते हैं, और उस सुगंध से अट्रैक्ट होकर कीट आते हैं इनके पास, और इनके पत्तों से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जो कीटों को अपने उसमें चिपचिपेपन से फंसा लेता है, और फिर इनका जो पत्ता है ये धीरे से बंद हो जाता है, और बंद होने के बाद ये घट जैसा रूपांतरित हो जाता है। इसी को कहते हैं घटपर्णी, यानी कि जिसके पत्ते जो हैं वो घट में रूपांतरित हो जाए। मान लीजिए ऐसे ऐसे प्लांट पत्ते हैं, लेकिन जैसे कीट आया इन दोनों ने अपना अपना मुख बंद कर लिया और ये क्या हो गया? ये पत्ती घट बन गया, ये पत्ती घट बन गया, और कीट महाराज इसी में कैद हो गए, और फिर इनके सारे नाइट्रोजन को इसने अपने अंदर खींच लिया और इसको ग्रहण कर लिया। तो ये क्या हो गए? घटपर्णी हो गया। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, पुराना रिविजन हुआ होगा, कुछ नई बातें भी सीखी होंगी आप लोग। ऐसे ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ते रहेंगे। आप लोग भी बच्चों डेली क्लास में उपस्थित रहें और अपने सभी दोस्तों को, जान पहचान वालों को भी बताएं, अच्छी चीज़ें शेयर करें, अच्छी चीज़ें लोग जानें, पढ़ें लिखें, जागरूक हो और अपने पैरों पे खड़े हो, एक अच्छे समाज का निर्माण हो। इसलिए ये सारी चीज़ें प्लीज़ आप लोग शेयर कर दिया करें, बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नॉलेज होगा तो हमारे समाज का विकास होगा, लोगों का दिमाग डेवलप होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। आज के लिए थैंक यू सो मच।